हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 56। इससे पहले ऑलरेडी हमने 55 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी रुपया खर्च किए हुए। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल है, रेबो क्या है? रेबो क्या है? पशु आश्रय, चांगपा का आश्रय, पक्षी आश्रय है या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, रेबो चांगपा का आश्रय है। अर्थात चांगपा देखेंगे खानाबदोश जनजाति हैं जो कि लद्दाख में देखने को मिलता है, तो उनके रहने का स्थान को रेबो कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि पशु आश्रय को यहाँ पे लेख कहा जाता है। जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है उन घरों को क्या कहा जाता है? लेख कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चांगपा क्या है? चांगपा एक खानाबदोश जनजाति है। ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जिस आश्रय में रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? रेबो कहा जाता है। ठीक है, चलिए कुछ देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। चांगपा लद्दाख में पाई जाने वाली खानाबदोश जनजाति है। ठीक है, चांगपा तिब्बती भाषा की बोली चांगखाट बोलते हैं और तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हो। ठीक है, वे रेबो नामक एक बड़े शंकु आकार के तंबू में रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेबो क्या है? यहाँ पे एक शंकु आकार का एक तंबू होता है जो आज यहाँ पे लोग रहते हैं, जो आश्रय में लेकर रहते हैं। ठीक है, रेबो के पास उनके पास लेख नामक भेड़ और बकरियों को रखने की जगह होता है। लेख नामक क्या होता है? उनके पास एक आश्रय होता है जहाँ पे भेड़ और बकरियों लोग रखते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है ना, ये जो आपका रेबो है, इन्हीं के बगल में बनाया जाता है ये। ठीक है, लेख की जो दीवारें होती हैं वो पत्थरों की बनी होती हैं। चांगपा की भाषा में चंगथांग का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, चांगपा के आदिवासी में लगभग 5000 लोग आई थिंक रहते हैं, इसी के आसपास में। हमारे देश में वह स्थान जहाँ बड़े त्रिकोण टेट को रेबो जिन्हें कहते हैं, और जानवर को रहने का स्थान को लेखा कहा जाता है या लेख कहा जाता है, जिसे भी आपको देखने को मिले एग्जाम में। ठीक है, वह स्थान लेह और लद्दाख है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, कि यहाँ पे एक लेख के बारे में याद रखना है, रेबो के नाम याद रखना है। रेबो क्या है? जहाँ पे चांगपा जो खानाबदोश जनजाति वो लोग रहने का आश्रय है ये, और लेख क्या है? पशु आश्रय है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पश्मीना शॉल बहुत पतली लेकिन बहुत गर्म होती हैं। बी कथन है कि बुनकर इन शॉलों को हाथ से बनाते हैं। सी कथन है कि लगभग 25 घंटे की बुनाई के बाद एक सादी पश्मीना शॉल बनाई जाती है। सादी में सिंपल सा पश्मीना शॉल बनाई जाती है। एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला कथन बिल्कुल ही सही है कि पश्मीना शॉल बहुत पतली लेकिन बहुत गर्म होती है। ठीक है, ये बहुत ही पतला होता है लेकिन बहुत गर्म होती है। याद रखिएगा, एक पश्मीना शॉल जो होता है, अगर आप 6 स्वेटर पहन के रखे हुए हैं और एक पश्मीना शॉल ओढ़ के रखे हुए हैं, दोनों का आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। अर्थात कह सकते हैं 6 स्वेटर के बराबर एक पश्मीना शॉल हो सकता है। ठीक है, और जितना उष्मा आपको गर्मी जितना महसूस होगी एक पश्मीना शॉल से, उतना 6 स्वेटर पहनने के बाद आपको महसूस होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। बी कथन है कि बुनकर इन शॉलों को हाथ से बनाते हैं, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ये बिल्कुल ही सही है। आप देखेंगे आपके जो सर के जो बाल होते हैं ना, 5 या 6 के बाल के बराबर आप देखेंगे कि इसका के बराबर जो पश्मीना, मतलब ये जो बकरी से जिस बकरी से ये बनाया जाता है ना, जिस बाल से, उसका एक बाल या फिर कह सकते हैं उसका 6 बाल और नॉर्मल एक बाल के बराबर होता है। सोचिए कितना महीन होता होगा इनका बाल, जिन बालों से ये बनाया जाता है शॉल। ठीक है, तो बहुत ही महीन होता है, बिल्कुल सही है। और इसीलिए इतना महीन होता है, इसीलिए इसे मशीनों के द्वारा बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे बहुत मेहनती से इसे हाथों से बनाते हैं। ये कथन सही है। लगभग 25 घंटे की बुनाई के बाद एक सादी पश्मीना शॉल बनाई जाती है, ये कथन गलत है। 25 घंटे में बहुत मेहनत लगती है, तब जाकर के एक पश्मीना शॉल बनाई जाती है। लगभग 250 घंटा कह सकते हैं कि लगभग 250 घंटा लग जाता है एक पश्मीना शॉल बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ए और बी कथन सही है। सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पश्मीना शॉल बहुत पतली होती है लेकिन बहुत गर्म होती हैं।
जिन बकरियों से नरम पश्मीना ऊन एकत्र की जाती हैं वे 5000 मीटर की बहुत ऊंचाई पर ये पाई जाती हैं। क्योंकि ताकि इनके जो बाल होते हैं ना बहुत ही फाइन हो, बहुत ही महीन हो, इसके चलते। सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री से कहाँ पहुँच जाता है, -40°C पर पहुँच जाता है। यह बाल इतने महीन होते हैं कि इनके 6 बाल एक बाल जितने मोटे होंगे। ठीक है, ये महीन बाल मशीनों पर नहीं बुने जा सकते और इसीलिए कश्मीर के बुनकर इन शॉलों को हाथ से बनाते हैं। यह एक लंबी और एक कठिन प्रक्रिया है। लगभग 250 घंटे बुनाई के बाद एक सादी पश्मीना शॉल बनाई जाती है। ठीक है, लद्दाख की चांगपा जनजाति पश्मीना शॉल बनाने के लिए जानी जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, पश्मीना शॉल बनाने के लिए कौन सी जनजाति फेमस है, तो ये चांगपा। ठीक है, और ये इनका रहने का स्थान है रेबो, और जहाँ पे जानवरों को रखते हैं उसे क्या कहते हैं, लेक कहते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। इस प्रकार एक पश्मीना शॉल 6 सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी पर है। सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है, दूरी कितनी दूर पर है स्थित है, ये आपको बतानी है। 93 मिलियन मील, या फिर 103 मिलियन मील, या फिर 83 मिलियन मील, या एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 93 मिलियन माइल्स। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 93 मिलियन माइल्स। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। ठीक है, बढ़ते क्रम में देखेंगे तो सबसे पहला बुध देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको बुध के बाद बुध मंगल बुध बृहस्पति शुक्र यानी शुक्र मिलेगा, फिर पृथ्वी मिलेगा। ठीक है, पहले तो बुध मिलेगा आपको, ठीक है, फिर शुक्र मिलेगा, तीसरे नंबर पर पृथ्वी देखने को मिलता है। ठीक है, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनमें सिर्फ पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। बताना है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। भोपाल, आइजोल, रांची, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, आप समझ में सोच रहे होंगे सर इतना डीपली क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी टीआरई 2 में एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ये ना सोचे कि इस तरह सवाल नहीं आएंगे, इतना डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, हम बहुत जल्दी वैसे बीपीएससी टीआरई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं समान अध्ययन से, ठीक है, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथ का हो, ज्योग्राफी का हो, इतिहास का हो, सब हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम लेकर के बहुत जल्द आ रहे हैं। आई थिंक उसका जो लोगो है, ठीक है, थंबनेल है, वो हम टेलीग्राम चैनल पर से आप लोग को दे ही दिए हैं, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं उसमें क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत जल्दी बस क्वेश्चन की तैयारी किया जा रहा है, क्वेश्चन सेट किया जा रहा है, बहुत जल्द आप लोग के बीच में लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा इसका फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन, आइजोल। ठीक है, आइजोल देखेंगे कि कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, जबकि भोपाल जो है वो दक्षिण में स्थित है, जबकि रांची देखेंगे कि कर्क रेखा पर ही स्थित है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, भारत में कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगरों में आइजोल शामिल है। ठीक है, जबकि भोपाल के दक्षिण में अवस्थित है और रांची कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। लेह, बीकानेर, जैसलमेर, एक से अधिक होगा, यानी से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही है। ये भी बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया सवाल है, 10/12/2023 को पेपर 3 में आया हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। यहाँ न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि खूबसूरत बलुआ पत्थर पाए जाने के कारण किसे स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है। बताना है कि खूबसूरत बलुआ पत्थर पाए जाने के कारण किसे स्वर्ण सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लेह, बीकानेर, जैसलमेर, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, जैसलमेर को ही खूबसूरत बलुआ पत्थर यहाँ पाए जाने के कारण इसे स्वर्ण सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है।
बताना है आपको यहाँ पे कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है या नहीं लगता है। उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। सेम सवाल इसी तरह पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा। हम जो भी क्वेश्चन यहाँ बना रहे हैं बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पर ही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का भी सवाल पूछे गए हैं। बीपीएससी जब टीआरई का जितना भी क्वेश्चन है वो सारे उठा के देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को तैयारी करना ही होगा, कोई बाई नहीं है। अगर सिलेक्शन लेनी है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा आपको, ठीक है। तो बताना इसको फिलहाल यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे उत्तरकाशी और चमोली ये दोनों तिब्बत सीमा से लगा हुआ है, लेकिन अल्मोड़ा जो है ये नहीं लगा हुआ है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। हम मैप भी लेकर के आए हैं। वैसे देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट पूरा क्या है, तिब्बत है यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये है पिथौरागढ़ है, चमोली है और उत्तरकाशी है। तो देखेंगे सीमा यहाँ पे ये वाला सीमा देख रहे हैं लगा हुआ है यहाँ पे तिब्बत से, और यहाँ भी ये लगा हुआ है चमोली, और ये लगा पिथौरागढ़ भी लगा हुआ है। तो 3 राज्य देखने को मिलेगा आपको कि तिब्बत से लगा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे अल्मोड़ा, ये देखिए यहाँ पे है अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये पूरा लैंडलॉक दिख रहा है आपका, किसी भी ना तो सीमा साझा करते हैं ना राज्यों के साथ और ना ही देश के साथ। ये पूरी तरीके से अल्मोड़ा जो है ये क्या है, लैंडलॉक है, ठीक है। तो चमोली याद रखना है, ठीक है, और एक याद रखना है पिथौरागढ़, और एक याद रखना है आपको उत्तरकाशी। ये 3 ही जिले ऐसे हैं जो कि यहाँ पे तिब्बत से इसका सीमा लगता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। साथ ही साथ ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है ये। इसका मुख्यालय कहाँ है, अल्मोड़ा ही है, ठीक है। और यह समुद्र तल से देखेंगे तो 1638 मीटर ये ऊंचा है, ठीक है। सब आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, बस आपको मन से तैयारी करनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल और बांग्लादेश दोनों के साथ लगते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल और बांग्लादेश दोनों के साथ लगते हैं। भारत का एक ऐसा राज्य का नाम बताना है जो कि जिसकी सीमा नेपाल और बांग्लादेश दोनों के साथ लगते हैं। मेघालय, असम, उत्तराखंड, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेपाल और बांग्लादेश दोनों की सीमा देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है, सही है, ठीक है। अब देखिए मैप पर ये रहा आपका यहाँ पे ये वाला लाइट ग्रीन जो दिख रहा होगा ये क्या है, बांग्लादेश से, और यहाँ देखेंगे नेपाल के साथ इधर से लग रहा है, ठीक है, और जबकि इधर बांग्लादेश के साथ लग रहा है। तो नेपाल और बांग्लादेश के साथ लगने वाला कौन सा राज्य है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, वेस्ट इंडीज मेरा मुँह से निकल गया, वेस्ट बंगाल होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों के साथ लगता है, कौन कौन, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। आप मैप पर भी देख सकते हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन से, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो अब देखेंगे यहाँ पे पश्चिम बंगाल और यहाँ भी पश्चिम बंगाल। मेघालय इसमें आपको नहीं दिखेगा, मिजोरम यहाँ नहीं है, त्रिपुरा भी नहीं है और यहाँ पे असम भी नहीं है। तो दोनों में सिर्फ कौन मैचिंग कर रहा है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा मात्र देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि दोनों नेपाल और बांग्लादेश से दोनों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। बताना है कि किस पठार पर कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और इधर से मानक रेखा एक दूसरे को काटती हैं, किस पठार पर, ये आपको बताना है। मान लीजिए ये मानक रेखा है और ये आपका कर्क रेखा है, तो एक दूसरे को कहीं तो काट रहा होगा ना। तो जिस बिंदु पर काट रहा होगा तो वो किस, मतलब कह सकते हैं कि किस पठार पर ये पड़ रहा है। ये पठार का नाम क्या है, बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। अब चाहे तो मैप पर देख सकते हैं कहाँ पे है आपका मालवा पठार, ये रहा आपका मालवा पठार, ठीक है, ये रहा आपका बघेलखंड, ठीक है, और ये बुंदेलखंड, ठीक है, ये बुंदेलखंड और ये है बघेलखंड, जो इसका आंसर भी था क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब देखेंगे कि मानक रेखा कुछ इस तरह से गया हुआ है और कर्क रेखा कुछ ऐसा गया हुआ है। तो एक दूसरे को आपको थोड़ा सा ऊपर चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में देखेंगे कि बघेलखंड के पास कर्क रेखा और मानक रेखा एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी था, बघेलखंड प्लेचो,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक सवाल और भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित कौन करता है। ठीक है, तो इसका नाम आंसर है मालवा का पठार। अब देखेंगे ये है आपका मालवा का पठार जो कि कर्क रेखा से गया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा देखेंगे कि ये आच्छादित ज़्यादा भाग कौन सा है, मालवा का पठार ही है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, मालवा का पठार होगा। अगर इस सवाल ऐसा पूछता है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित कौन सा है, तो ये मालवा का पठार है। अब देखेंगे पूरी तरीके से मालवा पठार एक दूसरे को क्या रहा है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हुए निकल रही हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। वैसे देखें बघेलखंड भी कर रहा है, लेकिन इसका देखेंगे लेंथ ज़्यादा है ना, तो ये ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे, मालवा का पठार। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, बघेलखंड। चलिए अगला सवाल लेते हैं अब। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ये जो बघेलखंड है आपका, ये क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर हिस्सा है, कुछ भाग इसमें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा ही है, कुछ ऐसा है, और छत्तीसगढ़ कुछ ऐसा है ना, तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी बघेलखंड देखने को आपको मिलेगा। ठीक, अगला सवाल है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सवाल है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लद्दाख, काराकोरम, शिवालिक, जास्कर। ठीक है, तो चलिए फिर क्रम से लगाते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, अगर उत्तर से चल रहे हैं दक्षिण की तरफ, ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर में देखने को मिलेगा आपको काराकोरम। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, काराकोरम देखने को मिलेगा। ठीक है, इस नीचे आएंगे तो आपको लद्दाख देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के नीचे आप आएंगे तो आपको जास्कर देखने को मिलेगा, और सबसे नीचे शिवालिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर काराकोरम 2 होना चाहिए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, और इसके बाद फिर है दूसरे नंबर पर लद्दाख 1, तो ये भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही दिख नहीं रहा है। सही आंसर क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले देखने को मिलेगा काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। ठीक है, इसी के नीचे फिर पंजाल है, और उसी नीचे फिर देखेंगे शिवालिक है, तो अर्थात शिवालिक सबसे नीचे होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सही आंसर होगा ई ऑप्शन। ठीक है, आप चाहे तो इस मैप पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखेंगे काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख श्रेणी। ठीक है, और फिर ये जास्कर। ठीक है, इसी नीचे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला क्या है, शिवालिक है। तो अब देखेंगे क्रम से सबसे पहले ऊपर है काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर। ठीक है, इसी के नीचे आपका शिवालिक है। और ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों को क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। लद्दाख, पुणे, अहमदाबाद, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। बताना है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। लद्दाख, पुणे, अहमदाबाद, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बाकी इसको भी ध्यान में रखिएगा, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय पुणे में स्थित है। ठीक है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय पुणे में स्थित है, जबकि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का मुख्यालय अहमदाबाद में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे, 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अति सघन वन का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। 3.04%, 9.04% या फिर 9.34%, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट कब आई थी, 2021 में आई थी। कब आई थी, 2021 में, और हर 2 साल पर आता है, इसका मतलब है कि इससे पहले वाला आया होगा 2019 में आया होगा। ठीक है, और ये बात हो रहा है यहाँ पे 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में, अर्थात 2021 में जो आया है ना रिपोर्ट, उसके बारे में बताना है कि अति सघन वन का क्षेत्रफल कितना है कुल क्षेत्रफल में से। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे अति सघन वन 3.04% है। कितना, 3.04%, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि 9.04% ये आपका मध्यम सघन वन का हिस्सा है। मध्यम सघन वन। ठीक है, और ये है आपका अति सघन वन, तो मात्र 3% के आसपास है अति सघन वन। ठीक है, जबकि मध्यम सघन वन 9.04% है, जबकि 9.34% आपको देखने को मिलेगा खुले वन। ठीक है, OF, ओपन फॉरेस्ट, खुले वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप तीनों को जोड़ेंगे तो 9 9 18 3 21, लगभग 21.1
21.71% देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि कुल वन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, लेटेराइट मृदा में कौन सा पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। आपको बताना है कि लेटेराइट मृदा में कौन सा पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। लौह, एल्युमिनियम, फास्फोरस, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर होगा। पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, तो ध्यान रखना है फास्फोरस। फास्फोरस इसमें कमी पाई जाती है, ठीक है, ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी में फास्फोरस। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन और चूना, ये भी इसकी भी कमी देखने को मिलती है लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, प्रचुर मात्रा में क्या होता है इसमें, तो लौह और एल्युमिनियम। ठीक है, और लेटेराइट मृदा जो होती हैं उसमें आप देखेंगे तो चाय, कॉफ़ी, रबड़ और काजू की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है। बताना है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है। अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, चक्रवर्ती विक्षोभ। ठीक है, यहाँ पे चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्ती होना चाहिए था। ठीक है, चक्रवातीय विक्षोभ होना चाहिए था। ठीक है, चलो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ पे पूछा है कौन सा कारक नहीं है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे ई ऑप्शन। अब तीनों यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, चाहे वो अक्षांशीय विस्तार हो, चाहे समुद्र तट से दूरी हो, या फिर चक्रवातीय विक्षोभ हो। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं, जैसे कि अक्षांशीय विस्तार, हिमालय पर्वत, समुद्र तट से दूरी, मानसूनी पवने, चक्रवातीय विक्षोभ, दक्षिणी दोलन। ठीक है, स्थलाकृतियाँ भी प्रभावित करती हैं, समुद्र तल से दूरी, ऊंचाई, ये भी प्रभावित करती हैं, जेट पवने भी प्रभावित करती हैं, एल नीनो व ला नीनो ये दोनों प्रभावित करती हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये तो करती ही हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि गेंडा के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है। बताना है कि गेंडा के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और ये किस राज्य में स्थित है। गिर गुजरात, कांजीरंगा, यहाँ पे असम होना चाहिए था, असम। ठीक है, या फिर जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ही क्या है, बी ऑप्शन, कांजीरंगा, असम। यहाँ पे देखेंगे कि गेंडा एक जो होता है एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है और ये असम में स्थित है। ठीक है, चलिए बाकी थोड़ा सा देख लीजिएगा। कांजीरंगा नेशनल पार्क भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। यह भारत में एक सींग वाले गेंडे का एकमात्र प्राकृतिक आवास स्थल भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित नहीं है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित नहीं है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गुजरात का अर्धशुष्क क्षेत्र, उपयुक्त में से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब दिए गए ऑप्शन में देखेंगे सिर्फ पश्चिम घाट ऐसा है जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है। पूर्वी घाट और गुजरात का अर्धशुष्क क्षेत्र देखेंगे यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को नहीं मिलता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम घाट इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए या होती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि पेरियार टाइगर रिजर्व केरल के किस जिले में स्थित है। बताना है आपको कि पेरियार टाइगर रिजर्व केरल के किस जिले में स्थित है। ये तो सबको पता होगा कि पेरियार टाइगर रिजर्व ये केरल में स्थित है, लेकिन किस जिले में स्थित है। इडुक्की, कोट्टयम, पलक्कड़, उपयुक्त में से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत की पश्चिमी घाट पर स्थित केरल राज्य के इडुक्की, कोट्टयम और एक है पथनमथिट्टा। ठीक है, इन जिलों में स्थित है। इसे वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, तो इडुक्की में भी होगा और साथ ही साथ देखेंगे तो कोट्टयम में भी फैला हुआ है। ठीक है, पलक्कड़ यहाँ पे नहीं होगा। तो पूछा है किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही होगा यहाँ पे। अर्थात कह सकते हैं कि पेरियार टाइगर रिजर्व तीन जिलों में ये फैला हुआ है। ठीक है, इडुक्की, कोट्टयम और एक है आपका पथनमथिट्टा करके है। ठीक है, थोड़ा सा नाम अटपटांग टाइप का है यहाँ पे। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है इससे।
ठीक है, हम लोग को तो यहाँ पे आंसर करनी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा था आपका, यहाँ पे एक तो था आपका इडुक्की, ठीक है, कोटियम, यहाँ देखेंगे ये है आपका, किधर गया, इडुक्की, ये वाला है इडुक्की यहाँ पे है, ठीक है, और एक था आपका कोटियम, तो यहाँ देखेंगे ये वाला भाग कोटियम है, और एक हमने बताया था पथनमथिट्टा, कहाँ पे है, ये वाला एरिया जो कि लाइट ग्रीन दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, 3 क्षेत्रों में यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका ना पेरियार टाइगर रिजर्व इन तीनों जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 2008 में, नहीं 1978 में। ठीक है, 1978 में घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व से घोषित किया गया था, ना कि 2008 में। ठीक है, इसको सुधारवा देंगे हम PDF फाइल में। ठीक है, 2008 में आई थिंक अन्नामलाई जो पहाड़ी में स्थित है ना, वहाँ पे क्या है, नाम है उसका, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। हाँ, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है ना, उसे 2008 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जिला में स्थित है। ठीक है, तो वो वाला यहाँ पे टाइपिंग हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से केरल का कौन सा जिला अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? बताना है, निम्नलिखित में से केरल का कौन सा जिला अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? इडुक्की, कोट्टयम, मलप्पुरम, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि मलप्पुरम को छोड़ करके, ठीक है, मलप्पुरम को छोड़ करके ये दोनों इडुक्की और कोट्टयम अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर होगा, यहाँ पे पूछा है कौन सी स्थित नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक देखेंगे कि अरब सागर किनारे स्थित नहीं है। कौन कौन? इडुक्की और कोट्टयम। मलप्पुरम देखेंगे कि अरब सागर के किनारे स्थित है, एक जिला है केरल का। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे मैप पर, ये देखिए ये मलप्पुरम है, अब देखेंगे समुद्र के किनारे स्थित है, ये वाले से सीमा लग रही हैं। ठीक है, मलप्पुरम का, जबकि अब देखेंगे यहाँ पे इडुक्की का यहाँ नहीं लग रहा है, और एक है आपका कोट्टयम जो कि यहाँ पे है, जो कि इसे सीमा नहीं लगता है समुद्री तट से। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन, असम के जंगल, कावेरी का डेल्टा, या फिर उपर्युक्त में से क्या ही ऑप्शन हो गया यहाँ पे। चलिए इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाला मान लेते हैं ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और इसको नीचे लेकर के आएंगे हम लोग ई ऑप्शन में। ठीक है, चलिए आप बताइए इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, ये यहाँ इधर कर देते हैं, ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इधर भी छोड़ दीजिए आप लोग। बताइए भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, सही आंसर है यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात राज्य के कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्वी भाग में विस्तृत एक वन्य अभ्यारण्य है, यहाँ पे वहीं पे पाए जाते हैं ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्वी भाग में विस्तृत एक वन्य अभ्यारण्य है, जहाँ पे ये जंगली गधा पाए जाते हैं। इसे खच्चर भी कहा जाता है। यह जीव को IUCN की संकटप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, जंगली गधा को, जो कि कच्छ के रण में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। चलिए आखिरी सवाल पर हम लोग आ गए हैं इस सेट का। सवाल है आप लोग के लिए कि भारत में सबसे पहले स्थापित बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि नीलगिरी है, भारत के किस राज्य में स्थित है? बताना है कि भारत में सबसे पहले स्थापित बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ से देखिए कई सवाल मिल गए आपको। एक तो भारत में सबसे पहले स्थापित कौन सा रिजर्व है? ये नीलगिरी है। एक बायोस्फीयर रिजर्व है ये। तो बताना है आपको कि भारत के किस राज्य में स्थित है ये? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको यहाँ पे कि भारत में सबसे पहले स्थापित बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। यह कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। उपर्युक्त में से एक सही कथन सही है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये तीनों राज्यों में देखेंगे कि ये नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये फैला हुआ है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा लाइक करने में कंजूसी करते हैं, थोड़ा लाइक दबा के किया कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।